अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं स्टॉकियोमेट्री। एक केमिकल इक्वेशन से हम मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने मोल रीड किया, मोल, उसके बाद एटॉमिक मास, मोलर वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो नंबर। इन तमाम चीज़ों से हम केमिकल इक्वेशंस के काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम केमिकल इक्वेशन से गेन नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाती है, तो वाटर कितने टाइम में बना और इसकी कंडीशंस क्या हैं। और मुमकिन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जैसे वाटर बनता है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने के लिए भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्टेंट्स होते हैं, तो जो साइड रिएक्शंस होते हैं वो भी हमें नहीं पता चले। तो कुछ उसमें कह लें कि ड्रॉबैक्स होते हैं जो हम केमिकल इक्वेशन से सही तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते होते। तो इसी तरह ये फिनोमेना जो स्टॉकियोमेट्री है, ये एक्चुअली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, अगर डेली लाइफ में एग्जांपल दें, अगर आपने यू वांट टू मेक अ कप ऑफ टी, अगर आप एक चाय का कप बनाना चाहते हैं तो फिर आपको उस लिहाज से मिल्क, उस लिहाज से शुगर और उसी लिहाज से जो है वो चाय पत्ती इस्तेमाल करना पड़ेगी, कम क्वांटिटी। लेकिन अगर आप 10 कप बनाना चाह रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल्क, शुगर और जो टी है वो आपको, जो चाय की पत्ती है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जितनी आपको प्रोडक्ट चाहिए होगी उसके लिहाज से आप रिएक्टेंट यूज़ करेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, कितना चाहिए, और रिएक्टेंट आप कितना इस्तेमाल करेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इसको हम नाम देते हैं स्टॉकियोमेट्री का। तो आइए हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। स्टॉकियोमेट्री क्या होती है? स्टॉकियोमेट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, उसका नाम देते हैं स्टॉकियोमेट्री का। ठीक है। अब स्टॉकियोमेट्री में जो हम बात कर रहे थे कि केमिकल इक्वेशंस हमें कुछ चीज़ें नहीं बताते, उसमें पहली है डू नॉट टेल अबाउट कंडीशन। कि कंडीशन क्या होती है रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस हमें ये नहीं पता चलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2H2 प्लस O2, आफ्टर रिएक्शन दे विल फॉर्म वाटर। तो इसमें हमें कंडीशन नहीं पता, रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं पता कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये हमें इसका नहीं पता कि कितने टाइम में प्रोडक्ट बन रहा है, कितने टाइम में रिएक्टेंट्स की जो रेशियो कम हो रही है, हमें रेट का नहीं पता चलेगा। और कैन इवन भी रिटर्न चेंज दैट डज नॉट अकर। केमिकल इक्वेशन में ऐसी चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं कि जो जैसे H2 और O2 के मिलने से हाइड्रोजन पर भी बनता है, तो ऐसी रिएक्शंस भी लिखे जा सकते हैं, प्रोडक्ट भी लिखे जा सकते हैं जिनकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है। अब स्टॉकियोमेट्री जब भी आप फिनोमेना यूज़ करेंगे उसकी कुछ कंडीशंस हैं, 2-3 कंडीशंस, आपने उन कंडीशंस को फॉलो करना है। पहली कंडीशन है रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। आपने ये कंसिडर करना है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि जितने रिएक्टेंट्स थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन नो साइड रिएक्शन। नो साइड रिएक्शन कि आपने जो टारगेट बनाना है, मतलब जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, कंसिडर करेंगे तो वही प्रोडक्ट बना है, कोई और साइड रिएक्शन, कोई और साइड प्रोडक्ट नहीं बना। और थर्ड कंडीशन है कि 2 लॉज हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल। कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी चेंज इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी यही है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ये है कि जो कंपाउंड की अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रपोर्शन है या उनकी अमाउंट बाय वेट वो हमेशा सेम रहती है। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। Mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. And second is the law of definite proportion. इसकी definition क्या होगी? In a chemical reaction, a chemical compound will always have same proportion or amount. कि किसी भी chemical compound की proportion होगी वो same होगी या amount होगी of each element by weight no matter what the amount is or source. कि किसी भी matter की कुछ भी amount हो, सोर्स कुछ भी हो, जैसे बोलते हैं वाटर है, वाटर का सोर्स बारिश का पानी हो, चश्मे का पानी हो, दरिया का पानी हो, इन द प्योर फॉर्म इसकी प्रोपोर्शन वाटर की हमेशा 2:1 होगी, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें
तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन की अमाउंट है वो 12 ग्राम, और इसकी ऑक्सीजन की 16 मल्टीप्लाई टू 32 होगी। अगर इट मीन्स के 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अगर आप कार्बन की अमाउंट डबल कर दें 24, तो ये भी डबल हो जाएगी। अगर इसकी 3 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो 32 भी 3 टाइम इंक्रीज़ होगा, 96 होगा। तो इट मीन्स सेम प्रोपोर्शन और अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट, नो मैटर व्हाट द अमाउंट इज और सोर्स। उसके बाद ये रिलेशनशिप, जो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप है, स्टडीड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन दी रिएक्टेंट साइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन दी प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे दोनों साइड पर अगर जो एटम्स की नंबरिंग है वो सेम होगी तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो हम 3 इसमें रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। मैस रिलेशनशिप, कि अगर आपको एक चीज़ का मैस पता हो, आप दूसरी चीज़ का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस मोल रिलेशनशिप या मोल मैस रिलेशनशिप, कि अगर आपको मैस पता हो एक चीज़ तो आप उसके मोल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 ग्राम आपके पास वाटर है तो इसके मोल निकालने क्या होगा, 20 को आप डिवाइड कर दें वाटर के मोलर मैस से तो आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे। और थर्ड है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि अगर आपको मैस पता हो तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके एक सब्सटेंस का वॉल्यूम पता हो तो आप उसके लिहाज से दूसरे का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था इनके रिलेशन, मैस वॉल्यूम और अदर रिलेशनशिप्स। अब ये जो हमने बात की है कि रिलेशनशिप मैस मोल और मैस वॉल्यूम, इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 11 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4, कि हमने K2SO4 पोटाशियम सल्फेट के नंबर ऑफ ग्राम्स कैलकुलेट करने, एंड वाटर, और वाटर के भी नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड करने। व्हेन 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि अगर हमारे पास 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो और उसका रिएक्शन करवा दीजिए एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो तब पोटाशियम सल्फेट और वाटर कितना बनेगा ये फाइंड आउट करना। आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब आपका वाटर का मैस निकल आएगा फिर आपने उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने। तो ये देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 14 ग्राम। फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस लेंगे, पोटाशियम का 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। सभी को ऐड किया तो ये 56 ग्राम पर मोल इसके मोलर मैस बन जाएगा। मोल्स निकालें, मोल्स निकालने के लिए मैस को मोलर मैस से डिवाइड करेंगे। मैस इसका 14 है, मोलर मैस 56 है, तो 0.25 मोल्स आ जाएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। अब इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमने सारे में बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात की, तो हमें इक्वेशन बैलेंस चाहिए। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा, तो ये जो 2 पोटाशियम ये सल्फेट से मिलेंगे, पोटाशियम सल्फेट साल्ट बना लेंगे, और इधर से जो OH है 2OH और 2H ये मिलकर वाटर बना लेंगे। तो अब हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका हम रिलेशन देखेंगे। इधर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और इधर पोटाशियम सल्फेट। आप देखें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 मोल है। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हो तो पोटाशियम सल्फेट के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसके 1 मोल बनेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर ये 2 मोल होंगे तो ये 1 उससे हाफ बनेगा, अगर ये 1 होगा तो ये 1/2 होगा। लेकिन हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के एक्चुअल मोल ना तो 2 है ना 1 है, बल्कि एक्चुअल मोल हमारे पास 0.25 है। ये वाले 0.25 होंगे तो 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1/2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.125 मोल आ जाएंगे पोटाशियम सल्फेट के। अब इसी तरह मोलर मैस निकालें पोटाशियम सल्फेट का, K2SO4 पोटाशियम के 2 एटम है, 2 लिखा, पोटाशियम 39 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 एटम ऑक्सीजन के तो 4 लगे। इन सारों को ऐड करेंगे तो 174 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब मैस निकालने का तरीका ये कि अगर आपको मोल पता हो, किसी भी सब्सटेंस के मोल पता हो, अगर आप उस सब्सटेंस के मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मैस से, तो आपके पास उस चीज़ का मैस आ जाएगा। मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट इज इक्वल टू मोल प्लस मोलर मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल इसके 0.125 ये निकले और 174 ये इसका मोलर मैस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.75 ग्राम ये मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। तो पहली चीज़ उसने कहा था
कि हमें कैलकुलेट करके दें पोटाशियम सल्फेट का मैस, वो हमारे पास आ गया 21.75 ग्राम। दूसरी चीज़, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हम करेंगे कंपैरिजन वाटर के साथ, क्योंकि उसने दो चीज़ें पूछी थी, एक पोटाशियम सल्फेट पूछा और दूसरा वाटर पूछा है। दोनों के जो ग्राम्स हमने फाइंड करने, दोनों का मैच फाइंड करने। तो अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम कंपेयर करेंगे वाटर के साथ। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल हैं तो वाटर के भी 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब जितना इधर होगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन उतना ही वाटर में है। अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, लेकिन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास जो एक्चुअल मोल है ये 0.25, अगर ये 0.25 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 0.25 इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब मैस ऑफ वाटर निकालने का वही फार्मूला कि हमारे पास अगर मोल्स पता हो हमें, तो मोल्स को उस सब्सटेंस के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका मैस आ जाएगा। तो इन द सेम वे मैस ऑफ वाटर के लिए मोल्स ऑफ वाटर 0.25 एंड मोलर मैस ऑफ वाटर 18, वाटर का 18 होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, ए 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो 4.50 जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके आ जाएंगे। तो ये मैस ऑफ आ गया वाटर। लास्ट पार्ट इसका आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस। वाटर के जो नंबर ऑफ मालिक्यूल वो भी हमने फाइंड आउट करने। तो जब आपको मोल पता हो, किसी भी चीज़ के मोल पता हो, तो मोल को उस एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उसके नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल इसके 0.25 है वो लिखा है, और एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल आ गए 1.50 × 10⁻22। तो इस तरह ये मालिक्यूल्स इसके कैलकुलेट हो जाते हैं। तो यही है कि हमें मैथ्स पता था किसी का, जिस तरह हमें 14 ग्राम इसका, हमें सिर्फ मैथ्स पता था पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मैथ्स को हमने यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने अदर सब्सटेंस के मैथ्स भी कैलकुलेट कर लिए, मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए एंड नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिए। तो ये मैथ्स वॉल्यूम और वॉल्यूम मैथ्स ये रिलेशन